हेलो दोस्तों, हम अपनी करंट अफेयर की सीरीज़ जो स्टार्ट किए हैं उसमें आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे कि 17 जून को द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी में इम्पोर्टेंटली कौन सी न्यूज़ थी जिसे हमें एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कवर करना ज़रूरी था। तो सबसे पहले तो जनगणना 2007 जो जनगणना 2027 को लेकर जो नोटिफिकेशन आया है उसको सबसे पहले देखना है कि इसमें जो है 2 चरणों में किस तरीके से होगी, जिसको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने अभी 2 दिन पहले कहा है कि ये जो है 2026 के स्टार्टिंग से ही जनगणना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जो कि एक ट्रांजिशन सम्मेलन है, जो कि कोप जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का होता है हर साल में। तो 2 जगहों पर जब होता है, जैसे कि जो कोप 29 हुई थी वो बाकू में हुई थी और कोप 30 जो है ब्राज़ील में है। तो उसके बीच में आगे आने वाली जो बैठक है कोप 30 जो ब्राज़ील में प्रस्तावित है, उसमें क्या क्या एजेंडा होना चाहिए, क्या कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जानी है, उस पर एक आम सहमति बनाने के लिए ट्रांजिशन फेज यानी बीच में। उसके बाद थर्ड न्यूज़ है कि शिपकी ला दर्रा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पास यानी दर्रा है जो कि भारत को तिब्बत क्षेत्र जो कि चाइना के अंतर्गत आता है उससे जोड़ता है, उसको अभी खोला गया है कुछ समय के लिए। ये प्रस्तावित अभी किया गया कि इसको अब खोल देते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा व्यापार घाटा, जो कि इस साल जो है व्यापार घाटा भारत का कम हुआ है। ये क्या है, इससे रिलेटेड कौन कौन से टर्म है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद लास्ट में देखेंगे राज्यपाल के कार्य और शक्तियां, जो कि जिसके न्यूज़ में रहने का रीज़न जो है केरला में यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो विधेयक था उस पर राज्यपाल की सहमति को लेकर जो देरी हो रही है उससे रिलेटेड जो न्यूज़ आई है उसमें इस राज्यपाल से रिलेटेड टॉपिक को कवर करेंगे। तो अब देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा जनगणना 2027, क्योंकि इसको 2021 में ही होना था, लेकिन कई कारणों से जैसे कोविड की वजह से मेनली ये लेट हो गई और फिर उसके बाद आने वाले वर्ष भी सामान्य नहीं रहे, क्योंकि जनगणना अक्सर सामान्य वर्षों में ही की जाती है जिससे एक एग्जैक्ट पता चल सके सारी चीज़ों का। लेकिन कोविड-19 के होने की वजह से हालात ऐसे नहीं थे, इसीलिए देर होता गया और फिर उसके बाद दिन ब दिन चीज़ें बढ़ती गई आगे। तो अब जब 2025 तक एकदम सामान्य हालत हो गए हैं, इसलिए अगले वर्ष जो है 2026 में ये जनगणना शुरू की जा रही है, जिसकी नोटिफिकेशन जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने जनगणना को लेकर मतलब नोटिस जारी की है कि इसे 2 चरणों में किया जाएगा। अब हमारे लिए एग्जाम में ये याद रखिएगा कि जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होता है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ये सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, इसको ये याद रखिएगा कि ये जो है गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसको जो है एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जो है 16वीं जनगणना है हमारी। कभी कभी एग्जाम में, खासतौर से पीसीएस जैसे एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछ देता है कि अभी जैसे कि ये जो हालिया जनगणना है वो कौन सी जनगणना है, ठीक है। उसी तरह इसमें 2 चरणों में जो है ये 1 मार्च से 30 सितंबर के बीच में पहला चरण होगा और 2027 की शुरुआत में दूसरा चरण होगा। अब पहले चरण में क्या होता है कि मकान सूचीकरण यानी आवास की स्थिति, उसकी पोजीशन, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। और सेकेंड में क्या है कि जनसंख्या, जो वहाँ रहने वाली जनसंख्या, उसके बारे में सारी डिटेल्स नोट की जाती हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है इस जनगणना में कि ये पहली जनगणना ऐसी है जो डिजिटल जनगणना है, जिसमें मोबाइल ऐप का सहारा लिया जाएगा। नई कोडिंग की गई है। कोडिंग एक कंप्यूटराइज्ड लैंग्वेज होती है जो एक्चुअल में जो आप चीज़ें अपने लैपटॉप में या मोबाइल में देखते हैं तो वो GUI होता है यानी ग्राफिकल इंटरफेस होता है, उसके पीछे पर्टिकुलर मशीन लैंग्वेज में कोडिंग की गई होती है। तो इसमें नई कोडिंग भी की गई है। इसमें क्वेश्चन भी अलग अलग नए प्रकार के जोड़े गए हैं, उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन ये याद रखिए पहली डिजिटल जनगणना है जिसमें मोबाइल ऐप का यूज किया गया है, जिसमें मोबाइल ऐप में पहले खुद से ही आप एक आईडी क्रिएट आपकी होगी जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन पुट करेंगे। उसके बाद जो भी अधिकारी होंगे या कर्मचारी होंगे वो उसको वेरीफाई या ऑथेंटिसिटी उसकी चेक करने के लिए हर मकानों का दौरा करेंगे, उनका सर्वेक्षण करेंगे, ठीक है। तो अब अगर जनगणना के संचालन की बात करें तो इसमें लगभग 30 लाख लोग
शामिल होंगे इस प्रोसेस में, यानी इस सर्वेक्षण में, जो कि ज्यादातर सरकारी स्कूलों के शिक्षक या ग्रुप सी डी के अधिकारी होंगे। जैसा कि आपने निर्वाचन के समय भी देखा होगा, जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो ऐसे ही कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति यानी उनकी सेवाएं ली जाती है। और इसमें जो ऑब्जर्वेशन के लिए होंगे यानी ऊपरी स्तर पर जो होंगे वो 1.2 लाख पदाधिकारी होंगे। ये सिर्फ एक बार याद रखिएगा, क्योंकि जैसे पूछ सकता है कि जनगणना एक बड़ी एक्सरसाइज है, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इसके बारे में कि इतना मतलब बड़ा जो टास्क पूरा किया जा रहा है इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, इसके याद करने के लिए। फिर इसमें क्या है कि प्रशिक्षण 46,000 लोगों को दिया जाएगा इस प्रोसेस के लिए, इसीलिए 2026 से स्टार्ट हो रहा है और ये 2027 तक चलेगी। तो इस बीच का समय इन्हीं सब कार्यों में लिया जाएगा। इसमें तैयारियों में शामिल क्या क्या है जनगणना में? प्रशासनिक सीमाओं को स्थिर किया जाता है कि अभी जो भी चीजें हैं, अभी हम आगे देखेंगे कि इसमें जनसंख्या जो जनगणना की जाती है उसके क्या क्या फायदे होते हैं, उसका मेन जो एम होता है वो हमारा क्या होता है। सेकंड क्या होता है, इसमें हमें जो तैयारियां की जाएंगी जनगणना, एक तो प्रशासनिक सीमाओं को स्थिर करना, फिर उसके बाद प्रशिक्षण और कार्य प्रणाली में संशोधन, यानी कि जो मशीनरी इस कार्य को अंजाम देगी उनको प्रशिक्षण किया जाएगा, उनकी जो भी उनकी रीच होगी, उनके टास्क की जिम्मेदारियां जो होंगी उनको डिफाइन किया जाएगा कि उनको क्या करना है, किस तरीके से करना है, इन सारी चीजों को इसमें कवर किया जाएगा। इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को हम दे देते हैं, वहां से भी आप डाउनलोड करके रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। फिर अब अगर चरण 1 फर्स्ट फेज की बात करें तो जो मकान सूचीकरण होगा तो उसमें क्या क्या चीजें देखी जाएंगी, वो हमारे लिए एक जैसे मेंस एग्जाम में लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें देखा जाता है कि भवन कोई भी घर है तो उसका प्रकार क्या है, कच्चा है या पक्का है, ठीक है। फिर उसके बाद ये लोग जो है घरों में रहने वाली कौन सी सामग्री यूज कर रहे हैं, जैसे ईंधन कौन सा यूज कर रहे हैं, जल स्रोत के लिए क्या कर रहे हैं, उनकी जो स्वच्छता की स्थिति है वो क्या है। इस तरह से हम देखते हैं कि सारी चीजें, यहाँ पे बिजली कनेक्शन है या नहीं, पानी का कनेक्शन है या नहीं, सड़कें हैं या नहीं, इन सारी डेटास को कलेक्ट किया जाता है। इसमें एक और याद रखिएगा कि इसमें परिवार के मुखिया की भी स्थिति देखी जाती है कि परिवार की मुखिया जो है कोई महिला है या पुरुष है, उसको भी नोट किया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अपने 4-5 पॉइंट है जिनको ध्यान में रख के इसमें मकान सूचीकरण के कॉलम में फिल किया जाता है। फिर उसके बाद क्या है कि इससे हमें क्या मिलता है कि आवास की स्थिति, वहां रहने वालों की स्थिति और वहां पे किस तरीके की सुविधाएं हैं उनका विवरण जो है हमें इससे मिल जाता है। फिर उसके बाद जब जनसंख्या सेकेंड फेज में जब जनगणना, जो वहां पर पहले चरण में हमने घरों के बारे में जान लिया कि घरों की स्थिति क्या है, वहां पर रहने जो अवेलेबल सुविधाएं हैं वो कौन सी है। उसके बाद सेकेंड चरण में क्या होता है कि जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें देखा जाता है कि जो रहने वाले हैं उनका नाम क्या है, उनकी आयु क्या है, उनका लिंग क्या है, उनकी सारी डिटेल जैसे डेट ऑफ बर्थ क्या है, मुखिया जो है, महिला अगर मुखिया है या पुरुष मुखिया है तो वहां रहने वालों का उनका संबंध क्या है, वहां पे मैरिटल स्टेटस यानी उनकी वैवाहिक स्थिति कितनी है, कितने लोग शादीशुदा हैं, कितने लोग गैर शादीशुदा हैं, ठीक है, उनकी जाति जनजाति, इन सारी चीजों की भी जनगणना की जाती है। इसमें प्रवासन का भी ध्यान में रखा जाता है और विकलांग लोगों की संख्या को भी मद्देनजर रख के नोट किया जाएगा इस बार। फिर उसके बाद अब इसका लक्ष्य क्या है, जैसे हमने इसमें देखा था कि हमारा टारगेट क्या होगा, इसमें आउटपुट हमें मिल जाएगा कि आवास की स्थिति, रहने की स्थिति और वहां पे कौन कौन सी सुविधाएं हैं। उसी प्रकार जब जनसंख्या के सेकेंड फेज में आएंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि जनसंख्या जो वहां रह रही है उसके बारे में पता चल जाएगा कि उसका नाम क्या है, आयु क्या है, उसकी जाति क्या है, उसकी वैवाहिक स्थिति क्या है, उसका जो है धर्म कौन सा है, ये सारी चीजें हमें सेकेंड फेज में पता चल जाएंगी, ठीक है। अब जब दोनों चीजें पता चल जाती हैं तो एक क्यूमुलेटिव डेटा को तैयार किया जाता है। इससे हमें फायदा क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा होता है नीति निर्माण में, कि जैसे कि घरों की स्थिति से हमें समझ में आ जाता है कि अभी तक जो है कितने कच्चे घर हैं, कितने पक्के घर हैं,
घरों तक अब सड़कों की जैसे स्थिति है या पेयजल की स्थिति है, उससे ये हमें पता चल जाएगा कि अभी हमें किन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देना है, किन क्षेत्रों पर कम ध्यान देना है, कहां पर हमें सड़कों के जो है जो एक्सपेंशन है वो ग्रामीण सड़कों को बढ़ाना है या कम करना है, कहां पर कम ध्यान देने की जरूरत है, वहां पर संसाधनों का वितरण क्या है। ये इन सारी चीजों के लिए हमें जो है जनगणना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जनगणना के ही आधार पर कल्याणकारी योजनाएं जो भी चलाई जाती हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो गया, या विद्युतीकरण योजना हो गया, या फिर पेयजल से संबंधित कोई योजना है, या आवास से संबंधित योजना है, तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखने के लिए हमारे पास जो एक रोल मॉडल या एक डेटा के तौर पर हमारे जो जनसांख्यिकीय डेटा होते हैं उन्हीं की मदद लिया जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो इसका लीगल फायदा है, ये तो हमारा पॉलिसी में ये बेनिफिट होता है, लेकिन अगर लीगल फायदे की बात करें तो जब निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन होता है उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है जनगणना करती है, क्योंकि परिसीमन इसीलिए आप देखे होंगे कि अभी तमिलनाडु या दक्षिण के स्टेट जो राज्य हैं उनके द्वारा लगातार विरोध इसी मुद्दे पर किया गया, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में दक्षिणी राज्यों की जनसंख्या जो है कम हुई है या उस स्पीड से नहीं बढ़ी है जितना कि उत्तरी क्षेत्रों की जनसंख्या बढ़ी है। जैसे उत्तर क्षेत्र के यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, इन राज्यों की जनसंख्या ज्यादा तेज से बढ़ी है अगर कंपैरिजन या तुलना दक्षिणी राज्यों से की जाए। तो ऐसे में अगर परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होता है तो जो दक्षिणी राज्य हैं उनकी लोकसभा में सीटें घट जाएंगी और उत्तरी राज्यों की सीटें जो है बढ़ जाएंगी, जिससे जो है उत्तरी राज्यों का अभी भी संसद में कहीं ना कहीं जनसंख्या की वजह से वर्चस्व एक तरह का ज्यादा दिखाई देता है, वो और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। इसीलिए दक्षिणी राज्यों द्वारा इस बात को लेकर हर बार अपोज किया जाता है कि जो जनसंख्या के आधार पर जो अभी लेटेस्ट आंकड़े आएंगे उनके आधार पर परिसीमन को न किया जाए और उसको और आगे बढ़ा दिया जाए। यहां तक डिमांड है कि 2046 तक के लिए आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ऐसा लगता है कि इससे दक्षिणी राज्यों के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी को ज्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट यानी लागू किया है। तो अगर ऐसे में अगर जनसंख्या की वजह से अगर सीटें बढ़ा दी जाती है उत्तरी राज्यों की, तो ऐसा इसका रिजल्ट होगा कि उत्तरी राज्यों को एक तरह से जनसंख्या बढ़ाने के लिए इनाम मिला है। ठीक है, ये इस चीज से आप इस चीज को क्लियर हो गया होगा आपका। फिर दूसरा क्या, आरक्षण, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर ही शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को रिजर्वेशन दिया जाता है, जो कि अनुच्छेद 330 अनुच्छेद 332 के अंतर्गत दिया जाता है। तो परिसीमन के बाद जब जनसंख्या का आंकड़ा आ जाता है, जैसे कि जनरली 15% अनुसूचित जाति और 7 से 7.5% के बीच में अनुसूचित जनजाति का रिजर्वेशन है, लेकिन अगर जनसंख्या में कोई भी बदलाव आएगा तो उसके अकॉर्डिंग ही उसके प्रोपोर्शन में इनकी जनसंख्या के आधार पर, इनके आरक्षण की स्थिति के आधार पर इनकी सीटों में भी बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो इसलिए आरक्षण को लागू करने के लिए भी ये डेटा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि राज्यों को केंद्रीय अनुदान, जो कि आप लोगों ने देखा होगा जो फाइनेंस कमीशन बनता है, तो हर साल जो फाइनेंस कमीशन अपनी डिमांड के लिए जो राज्यों को केंद्र से अनुदान दिया जाता है, उस अनुदान में जनसंख्या को भी कंसीडर किया जाता है। जैसे उसमें कई पार्ट में आपने देखा होगा फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंडेशन देता है उसमें कई पहलुओं को कंसीडर किया जाता है, फिर उसके बाद निकाला जाता है कि किस राज्य का प्रतिशत कितना है। तो उसमें जैसे क्षेत्र की आधार देखा जाता है कि कितना उसका क्षेत्रफल है, कितना वहां पर वन क्षेत्र है, इस तरह से। लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज जो होता है वो जनसंख्या का कहीं ना कहीं होता है। तो ऐसे में राज्यों को जो केंद्रीय अनुदान मिल रहा है, ऐसे में ये जनगणना में जो डेटा आता है जनसंख्या से संबंधित, वो भी हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट समझ गए ना आप लोग कि अगर पॉलिसी मेकिंग में ये है, अगर लीगल प्रोविजन देखेंगे तो ये निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, आरक्षण और फिर राज्यों को केंद्रीय अनुदान देने की मतलब जो स्थिति होती है। तो अगर मेंस में भी हो तो इसको जो है डायग्राम बनाकर भी आप बता सकते हैं, या फिर चार्ट बना के या पॉइंटर में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये एक मेंस के लिए भी अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो आने वाला अभी मेंस है उसमें आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, जनसंख्या से संबंधित, और इसको दक्षिणी राज्यों के बनाम उत्तरी राज्यों से भी जोड़ा जा सकता है और आपसे क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। अब इसमें क्या है कि नई जनगणना हो रही है, तो इसमें हम देखेंगे कि इस बार क्या
इंपॉर्टेंट है या क्या नए चेंजेस हैं जो कि 2011 की जो जनगणना थी और जो 2025-26 यानी 26-27 में जो जनगणना होने वाली है उसमें क्या क्या चीजें नई ऐड की गई हैं। तो सबसे पहला क्या है कि मोबाइल ऐप का उपयोग। ठीक है, इसमें क्या है कि मोबाइल ऐप डेवलप किया गया है जिसमें जो प्रविष्टियां हैं या जो उसमें डिटेल्स है वो खुद इंसान भरेगा, फिर उसके बाद पर्यवेक्षी अधिकारी या जो कर्मचारी होंगे वो उसको जाके वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कागज रहित जो जनगणना होगी ये होगी। फिर उसके बाद विशिष्ट आईडी, क्योंकि बताया ना कि ऐप जो बनाएंगे इसी से आपकी पर्टिकुलर विशिष्ट आईडी बन जाएगी। ठीक है, इसके लिए जो CMMS करके है, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरी सिस्टम, ठीक है, ये जो है पर्यवेक्षण का काम करेगा और प्रकाशन प्रस्ताव, इसमें जो है जो डेटा होगा उसको रिलीज करेगा, इसके अकॉर्डिंग ये जो डिटेल आपकी मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब जो 2011 में जो हुई थी जो 2025-26 में होने वाली, तो टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क आ गया। 2011 में किसी के पास, बहुत कम लोगों के पास स्मार्टफोन होता था। 2011 में कीपैड फोन होते थे या स्मार्टफोन भी होते थे, तो उनकी जो है पहुंच बहुत ही ज्यादा लिमिटेड थी, इवन मेट्रो सिटीज तक ही थी। ठीक है, और उनमें फीचर्स भी कम थे। 2011-12 वाले जानते होंगे कि 2 GB डेटा के लिए भी जो है 100 से 150 रुपए खर्च करने पड़ते थे, उसके बाद डोंगल लेना पड़ता था, 50 मुसीबतें थे। तब जो है 100 MB 200 MB की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, 1 GB तो छोड़ दीजिए, जो आज आप डेली यूज कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि अब नई टेक्नोलॉजी के डेवलप होने से अब जो है GPS टैगिंग होगी, जियो टैगिंग भी जिसे कह सकते हैं, कि जैसे मनरेगा में आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जो भी वर्क होता है उस वर्क के स्थान की जियो टैगिंग भी होती है, जिससे रियल टाइम इंस्पेक्शन भी किया जा सके कि एक्चुअल में कहां पर काम किया गया है। तो GPS टैगिंग होगी जिसमें घरों का भौगोलिक स्थान और डेटा अंतराल को भी संबोधित किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, सत्यापन और सुधार होगा, क्योंकि रियल टाइम बताया ना कि आपको जैसे ही जब जियो टैग होता है तो रियल टाइम चेक होगा, तो उसकी वजह से जो सत्यापन और जो सुधार की संभावना है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, और क्योंकि सटीकता और स्पीड दोनों चीजें जो है बहुत तेज हो जाएंगी। फिर इसमें क्या है, डिजिटल सिग्नेचर, जो डिजिटल हस्ताक्षर किया जाएगा। इसमें क्या है कि गणनाकार जब एक बार आपकी चेक कर लेंगे सारी चीजें, सारी डिटेल्स कि आपने जो डाली है वो वेरीफाइड जब कर लेंगे, उसके बाद वो डिजिटली साइन कर देंगे। जैसा कि आपने कई ऐप में या फिर कई फॉर्म भरते टाइम आपने देखा होगा कि लास्ट में डिजिटली साइन किया जाता है, जैसे आप लोन भी अगर ऑनलाइन लोन लेते हैं तो वहां पर भी आप देखते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि अब इसमें नई प्राप्त होने वाली जानकारी, इस बार जनगणना, ये सारे पॉइंट हम इसलिए लिख रहे हैं कि आपको मेंस में भी फायदा करेगा, और अगर प्रीलिम्स में स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाता है जहां पर आपके फंसने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि अभी मेंस तो छोड़िए, प्रीलिम्स में भी ट्विस्टेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको पता हो कि क्या किन किन चीजों को इस बार नया जोड़ा गया। इसमें जैसे पेयजल की उपलब्धता, इससे जो है कि जल का जो कनेक्शन का जो एक मिशन है कि हर घर में जो है जल, हर घर नल के बारे में बात हो रही है, तो उसमें पेयजल की उपलब्धता को भी इस बार जो है मॉनिटर किया जा रहा है। उसके बाद स्मार्टफोन और मोबाइल फोन का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बैंक खातों तक पहुंच, ये भी आपके कॉलम में मेंशन होगा कि जो लोग हैं उनकी बैंक खातों तक पहुंच है या नहीं। फिर उसके बाद ट्रांसजेंडर पहचान विकल्प, ये भी नया जोड़ा गया। पहले क्या कि मेल फीमेल ही था, तो अब जो है ट्रांसजेंडर का भी कॉलम है। फिर उसके बाद है जातिगत जनगणना। ठीक है, ये अभी इस पर निर्णय चल रहा है, लेकिन इसकी भी अनाउंसमेंट हो चुका है कि जातिगत जनगणना भी एक पार्ट रहेगी। वो अलग बात है कि डेटा कब रिलीज करते हैं इससे रिलेटेड, उसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस साल जो है जो जनगणना की जाएगी उसमें जो है जातिगत जनगणना को भी ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि इसको भी प्रश्नावली जो है, जो क्वेश्चन आयर हैं उसमें शामिल किया गया है। अब इसके जो है अगर पॉलिटिकल इंप्लीकेशन या राजनीतिक निहितार्थ को देखें तो 1931 के बाद, जो 1931 से चला आ रहा है, क्यों क्यों ये चीज थी अभी तक, क्योंकि आपने 1931 में ही देखा होगा कि जो पूना पैक्ट हुआ था या रैमजे मैकडोनाल्ड का जो
कम्युनल अवार्ड हुआ था वो उसी समय दिया गया था, और आरक्षण का जो प्रावधान था उसी टाइम में हुआ था जो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पैक्ट हुआ था। यहाँ पे आपको जरूरी है ये हिस्टोरिकल, ये बात है कि आप लेक्चर में थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा, क्योंकि कुछ चीजें रैशनल होती हैं जो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा। क्योंकि मे भी अगर प्रीलिम्स में पूछना है तो वो ट्विस्ट कर सकता है कि 1948 से या फिर 1962 से जो है इन चीजों को जो अनुसूचित जाति और जनजाति के आंकड़े एकत्रित किए गए। लेकिन अगर 1931 आता है ऑप्शन में तो ऐसा नहीं है कि आप दिमाग ही ना लगाएं कि उस समय तो स्वतंत्र ही नहीं हुआ था भारत और आप इन ऑप्शन को लगा दे। तो ऐसे में ये इस चीज का ध्यान रखिएगा कि 1931 के बाद से ही जो जनगणना हुई है उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के आंकड़े एकत्र किए गए हैं। और जो है पहली बार जो है ये जातिगत जनगणना का इस तरह से हुआ, कहा जा रहा है कि 2011 में भी जातिगत जनगणना के जो डेटा कलेक्ट हुए थे लेकिन उनको प्रकाशित नहीं किया गया था, वो अलग रीजन है। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्या है बताए थे, परिसीमन में और संसद में आरक्षण पर इसका प्रभाव पड़ेगा सीधे सीधे, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये है 1931 से ही जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। फिर इसमें क्या है कि अगर जो कंटेंट है जो इस साल जो नया है उसमें क्या चेंजेस लाए गए हैं, तो क्या है कि अब 2021 में जनगणना प्रस्तावित थी तो उसके पहले ही क्वेश्चन आयर या प्रश्नावली बना लेंगे, तो 2018-19 में बनाए थे, लेकिन अपडेटेड में जो किया गया है वो 2026 में 28 कॉलम 28 कॉलम जो है मेंशन किए गए हैं जो आपसे क्वेश्चन आयर में पूछे जाएंगे। ये सिर्फ इसलिए बोला है कि मे भी पीसीएस में कभी कभी उलूल जलूल चीजें पूछ लेते हैं जिनका खुद भी किसी को आइडिया नहीं होता, तो ऐसे में एक मतलब कभी अगर पूछा जाए 28 कॉलम मेंशन किए गए थे। अब इसमें क्या है कि चुनौतियां कौन कौन सी आएंगी, क्योंकि अब कर तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी चीज या जनगणना इतनी बड़ा टास्क अपनाते समय किन चीजों का या कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे बड़ी चीज, जब अगर मोबाइल डेटा ऐप पर हो रहा है चीजें, तो डिजिटल साक्षरता कितनी है, क्योंकि एक्चुअल में कितने लोगों को चलाना आता है। मोबाइल तो सबके पास है लेकिन मोबाइल चलाने कितने लोगों को आता है और कितने लोगों को, अभी क्या है कि धीरे धीरे अभी भी अगर मेट्रो सिटीज और टीयर 2 सिटीज जो राजधानी शहर हैं या बड़े शहर हैं उनको छोड़ दिया जाए तो अभी भी लोग जो है स्मार्टफोन चलाने में और उस पर ऐप में डेटा फिल करने में या डेटा एंट्री करने में अभी भी बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि जब गणनाकर्ता होंगे या जो भी कर्मचारी होंगे जो जांच करेंगे उसमें क्या है कि उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जैसे टिक करने की बात होती है, डिजिटल साक्षरता कितनी है, इससे रिलेटेड एक और जो इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल पेनिट्रेशन अभी कितना है। जैसे अभी कई क्षेत्र हैं जो पहाड़ी क्षेत्र हैं या दुर्गम क्षेत्र हैं, वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसी है और वहां पर लोगों में कितना है कि अवेयरनेस कितनी है कि वो इस काम को अच्छे से अंजाम दे पाएंगे कि नहीं। तो अगर वो गलत प्रविष्ट करते हैं या गलत इंफॉर्मेशन भरते हैं अनजानवश, तो उसको कैसे सुधार किया जाएगा, तो उसमें क्या है टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है ये, ठीक है। तो डिजिटल साक्षरता की बात आ गया। ऐप इंटरफेस में भाषा संबंधी, क्योंकि अभी भी आपने देखा होगा कि ज्यादातर बेस जो है वो इंग्लिश ही है। अभी इंग्लिश के अलावा अगर हिंदी में होता है तो हिंदी की लेखनी में त्रुटियां आपको अक्सर दिख जाएंगी, जिससे जो है या फिर समझने में परेशानी होती है, जिससे कि एक्चुअल में जो लिखा है वो क्या कहना चाह रहा है। या फिर दूसरी चीज है कि अगर हिंदी या अन्य भाषाओं में जब चीजें ट्रांसलेट की जाती हैं या उसको चेंज किया जाता है तो कभी कभी बहुत जटिल शब्द आ जाते हैं जो अगर इंग्लिश में आसानी से समझ में आ जाते हैं, लेकिन हिंदी में या किसी जब रीजनल लैंग्वेज में उसको चेंज किया जाता है तो बहुत जटिल हो जाते हैं, तो उसको भाषा संबंधी समस्याएं भी हो जाती हैं समझने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद डिवाइस कितनी अवेलेबल है लोगों के पास, फिर ऑब्जर्वेशन कितना कर पाते हैं, ये रसद संबंधी या लॉजिस्टिक संबंधी समस्याएं आएंगी। फिर उसके बाद आता है बहिष्करण, मतलब जो लोग छूट सकते हैं अभी भी, जैसे अभी आपने देखा होगा अगर अभी गर्मियों में पता नहीं चलता, गर्मियों में तो आप अगर सड़क पे जाएंगे रात के टाइम में 12-1 बजे तो आपको बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि कितना भी कहे डेवलपमेंट हुआ है कुछ भी हुआ है वो चीजें हैं,
सही, लेकिन फिर भी आपको जो है कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो सड़क पर सो रहे होंगे और फिर सुबह में काम करने जाते हैं, फिर फुटपाथ के पास या ओवरब्रिज के पास आपको सोते हुए नजर आ जाएंगे। तो ऐसे में उन लोगों का क्या है कि उन लोगों की गणना कैसे होगी, या जो बेघर हैं या अस्थायी रूप से हैं, जैसे अलग अलग शहरों में प्रवास कर रहे हैं अपने छोटे छोटे, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर ही हैं, तो जहां कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहीं पर वो रहने लगते हैं, कुछ दिन वहां रहे, फिर वहां से जो है अगली जगह ट्रांसफर हो गए, या भट्टे पे जो काम करने वाले हैं वो लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते हैं। तो ऐसे में जब ऐप आधारित हो रहा है, इतना एडवांस अगर जनगणना हो रही है, तो ऐसे में इन लोगों का क्या है, इन लोगों को कैसे शामिल किया जा सकता है, इसके लिए क्या अप्रोच या दृष्टिकोण सरकार द्वारा या कर्मचारियों द्वारा रखा जाएगा जिससे ये शामिल किए जा सके कि इनका भी डेटा के जो सही डेटा है वो मिल पाए। फिर उसके बाद सत्यापन का आएगा कि डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किए डेटा को प्रमाणित करना, जो कि एक चैलेंज साबित होगा, जिससे कि हमने पहले ही बात की कि अगर डिजिटल प्रविष्टियों में गलत है, जैसे कोई विवाहित है अगर गलती से उसने अनमैरिड रखा है, तो क्या इतनी माइन्यूट चीजें जो है जो जनगणना करने वाले अधिकारी हैं या जो कर्मचारी हैं, क्योंकि कर्मचारी प्राइमरी टीचर ही होते हैं, उनको लगता है कि एक्स्ट्रा जॉब है, ये एक अलग से एक बर्डन डाल दिया गया, ऐसे में क्या वो ईमानदारी से इन सारी छोटी छोटी त्रुटियों को देख पाएंगे, उसको सामान उस पर नजर रख पाएंगे? क्योंकि अभी भी अगर वोटर आईडी की बात करें तो 20 to 30% तो हम किसी, हमें डेटा एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि हर आप दूसरे आदमी से मिलिएगा उसका वोटर आईडी में नाम आपको गलत मिलेगा। अब वो कैसे गलत है वो अलग चीजें, जो कर्मचारी हैं वो आते हैं गांव में, एक ही जगह बैठेंगे, सारे सबके डेटा नोट करेंगे, आप चले जाएंगे। तो इन सारी चीजों को कैसे दूर किया जाएगा, उसमें कैसे इन चैलेंजेस से निपटा जाएगा, ये सारी समस्याएं आगे आ सकती हैं। तो इनको, जैसे ये 5 पॉइंट है, इनको भी आप नोट करिएगा, आपको मेंस में ये आपके लिए मददगार होंगे आंसर को लिखने के लिए, क्योंकि चुनौतियों को लिखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर निष्कर्ष आता है, आप ये सारा वे फॉरवर्ड लिख दिए, तो फिर उसके बाद निष्कर्ष है कि एक तकनीकी बदलाव को ये चिन्हित करेगी, क्योंकि जो कि है कि इसमें जो है डिजिटल प्रौद्योगिकी की गणना की जा रही है, और नई नई चीज़ें जैसे पेयजल है, या फिर मोबाइल कनेक्टिविटी या इंटरनेट पेनिट्रेशन है, फिर बिजली की पहुँच है, इन सारी चीज़ों को जो जनगणना की है, ट्रांसजेंडर की गणना की जा रही है, तो इन सारी नई चीज़ें जो शामिल की गई हैं, फिर तो इनसे जो है एक जो है क्रांतिकारी परिवर्तन आने की संभावना है। सरकार के आगे भी बहुत ज्यादा क्लियर और स्पष्ट डेटा आ जाएगा, जिससे वो इस चीज को कंटेन कर सके आगे, और इन चीजों के लिए पॉलिसी जब बनाए तो और ज्यादा इफेक्टिव पॉलिसी बना सके, जिससे जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया। अब अगर हम शॉर्ट में इसके जनगणना के इतिहास के बारे में बात करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अक्सर डेली जो है, अभी हम क्या है कि डेटा इतना ज्यादा हो जाता है तो इससे हमारा लेक्चर जो है वो लंबा हो जाता है, लेकिन आप अगर सुनते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ। अगर आप मेंस दे रहे हैं तो मेंस में आप स्पीड, इस वीडियो की और स्पीड बढ़ा सकते हैं, या फिर आप कंटेंट भी डायरेक्ट देख सकते हैं, उससे आपको कम टाइम में कवर हो जाएंगे टॉपिक। लेकिन आपके जानने के लिए, जो लोग 2026 को देख रहे हैं उनके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी बेसिक्स को समझें, इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शामिल करते हुए चलते हैं, जिससे आप, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ तो फायदा मिले। ठीक है, तो अब अगर जनगणना के इतिहास के बारे में शॉर्ट्स में देखें तो ये आपको पता होगा कि 1872 में मेयो द्वारा, जो लॉर्ड मेयो थे, उनके द्वारा पहला प्रयास किया गया था। ये जो 1872 वाली जनगणना है वो स्ट्रक्चर्ड जनगणना नहीं थी। ठीक है, फिर उसके बाद जो दशकीय, जो 10 साल में जनगणना होती है, वो एक्चुअल में 1881 से लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड से स्टार्ट हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि हर स्टेट की, ये WC प्लोडेन के अंतर्गत हुई थी 1872 में, लेकिन इसमें क्या था कि अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जो प्रोविंस थे उसमें अलग अलग टाइम में किया गया था, तो वो उसमें जो है एक्चुअल जनगणना का जो सटीक पिक्चर था वो नहीं मिला था। लेकिन जो प्रथम पूर्ण जनगणना हुई थी 1881 में, लॉर्ड रिपन के टाइम में हुई थी, और इसमें जनगणना आयुक्त कौन था, ये याद रखिएगा, सर विलियम हंटर। तो
हंटर कमीशन जो है इसी टाइम में आया था, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है या शिक्षा प्रणाली से संबंधित है। तो ऐसे में इन सारे फैक्ट्स को भी याद रखिएगा, क्योंकि जब आपसे हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं या इंटरलिंक करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपके लिए मददगार होगा। तो विलियम हंटर कमीशन भी एजुकेशन से रिलेटेड है। और लॉर्ड रिपन की बात करें तो ये तो पूर्ण जनगणना के एक है सहयोगी। फिर लॉर्ड रिपन ही जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है या जो स्वशासन संस्थाएं हैं, जो अभी जो है नगर पालिका है, उसके भी इनको जो है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के टाइम से जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा पे एक ऑर्गेनाइज तरीके से आया था। ठीक है, अब जो स्वतंत्र भारत में जनगणना की जो बात करें कि इंडिपेंडेंस के बाद कि 1947 में जब आजादी मिली है तो 1948 के जनगणना अधिनियम था 1948 का, उसके तहत जो 1951 में पहली आयोजित की गई थी। अब फिर 1951 के बाद हर साल लगातार ये की गई, चाहे वो वार टाइम भी रहा, जैसे 1962 में चाइना से युद्ध चल रहा था, फिर भी 1961 में हुई थी जनगणना। ये फैक्ट याद रखें, क्योंकि ट्विस्ट करने के लिए पूछ सकता है कि 1961 में जनगणना स्थगित की गई थी और 2019 या 2021 में की गई थी। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आजादी के बाद से लगातार 7 जनगणनाएं हुई हैं, जो 51, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011, ये लगातार सारी हुई हैं। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। सिर्फ कोविड-19 की वजह से जो है 2021 वाली जो जनगणना है वही देर हुई थी, जो कि 2026-27 में हुई है। और ये जो जनगणना होती है वो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत होती है। यही इसी के तहत कानूनी ढांचा जो है प्रदान किया गया। ठीक है, और दूसरी चीज बताई दिया था, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया या जनगणना आयुक्त जो था वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ रहा है। ये बार बार बोल रहे हैं इसलिए कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, फिर ये 10 साल में आयोजित किया जाता है। इसमें जो है 2 चीजें हैं, जो पहले में मकान सूचीकरण होगा या आवास की जो स्थिति है उनको देखा जाएगा, दूसरे फेज में जो है जनसंख्या के बारे में देखा जाता है। ठीक है, ये जो है सबसे बड़े प्रशासनिक अभ्यास में से एक है, जिसमें आप जानते हैं कि भारत की जो इतनी बड़ी आबादी 1.4 बिलियन तो अभी कहा जा रहा है, लेकिन उससे ज्यादा ही है, इसको जो है कवर कर रही है। इसमें जो है सारे पहलुओं को, जैसे जनसंख्या, उनका साक्षरता की स्थिति, उनके यहाँ पेयजल की स्थिति, उनके यहाँ सड़क की स्थिति, उनके यहाँ विद्युत अवेलेबिलिटी या विद्युतीकरण की स्थिति और अन्य सुविधाओं की स्थिति को भी ध्यान में रखा जाता है। इसमें जो है नीति निर्माण यानी परिसीमन, जो आपकी पॉलिसीज बनाई जाती है उसको तो ध्यान में ही रखा जाता है, साथ में निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण, फिर उसके बाद केंद्रीय अनुदान, इन सारी चीजों को भी इसी के तहत दिया जाता है। तो जनसंख्या जनगणना जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये इसके बारे में आप लोग, हमें लगता है कि पूरा क्लियर हो गए होंगे। इसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस में आया था और पूरे फुल डिटेल के साथ हमने कवर कर लिया, इससे बाहर इसमें कुछ नहीं है। फिर अब आते हैं हम सेकंड टॉपिक पे, जो बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो 2025 में होने वाली है। ये जो है हमारी 16 जून से 26 जून के बीच आयोजित की जाएगी। ठीक है, ये पहले ही बता दिया था। इससे जो है कोप 29 जो बाकू में हुई थी और कोप 30 जो ब्राजील में हुई थी, उनके बीच में ट्रांजिशन है या संक्रमण कालीन के लिए, या फिर जो ब्राजील में आपकी जनगणना होने वाली है उसमें कौन से एजेंडे पर सरकारों को या पूरे विश्व के देशों को किस एजेंडे की तरफ आगे बढ़ना है, उसका एक तरह से बेस बनाने के लिए बान में लोग जो है एकत्रित होते हैं, जिससे एक एजेंडा बनाया जा सके, जिससे एक कंस्ट्रक्टिव यानी संरचनात्मक जो है दृष्टिकोण अपनाया जा सके। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि कोप 29 कहाँ हुई है या कोप 30 जो है कहाँ होने वाली है। ठीक है, ये दोनों फैक्ट भी याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है लगभग 200 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल होंगे। सिंपल सी बात है, अगर बान जलवायु परिवर्तन से संबंधित है तो किन चीजों पर बात होगी? जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड अनुकूलन पे होगी, जलवायु वित्त पर होगी, क्योंकि जलवायु वित्त से संबंधित जो पहलू था वो बाकू में सबसे अहम चर्चा का विषय था कि जो जलवायु वित्त से संबंधित फंड है उसका इस्तेमाल विकसित देशों द्वारा जो प्रदान किया जाएगा, जो फंड है वो कितना प्रदान किया जाएगा, और उनकी जिम्मेदारी तय की गई थी। और विकासशील देशों को या फिर जो कम डेवलप्ड
क्षेत्र हैं उनको किस तरह से दिया जाएगा, उनकी किस तरह से जलवायु वित्त के तहत जो है मदद की जाएगी। इन चीजों को लेकर बाकू में बहुत ज्यादा टसल चली थी। तो इसी एजेंडे को कंक्रीट रूप देने के लिए ये यहाँ पर बान में एकत्रित हो रहे हैं सारे लीडर। तो ये बेसिक पॉइंट है, अगर आपको नहीं भी याद आ रहा है तो भी आप इसको लगा सकते हैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ। ठीक है, तो अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य के लिए आपका क्या एजेंडा होगा, उस पर काम करेंगे। फिर जलवायु वित्त जुटाना, ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज को लेकर फंड है उसके लिए क्या क्या प्रोटोकॉल बनाना है, किस तरीके से वो डिसिपेट या विकासशील देशों को दिया जाएगा, उसके बारे में एजेंडा तय करना है। फिर राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, जो एनसीटी जो पेरिस क्लाइमेट चेंज जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें निर्धारित किया गया था कि प्रत्येक देश जो है अपना राष्ट्रीय स्तर पर अपना जो योगदान है उसको जो है डिफाइन करे कि हम कितना करेंगे, और उसका जो है साल पे 5 साल में इस तरह से उसको चेक किया जाएगा, उसको उसी के अकॉर्डिंग फिर रिन्यू किया जाएगा उसका एजेंडा कि किस तरह से किया जाएगा। इसमें नियमों को भी, जो कार्बन बाजार को लेकर है कि कार्बन क्रेडिट का किस तरह से इवैल्यूएशन किया जाएगा, इन चीजों को भी ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। अब इसमें क्या है कि इंपॉर्टेंट कौन कौन सी और चीजों पर ध्यान दिया जाएगा कि न्याय संगत संक्रमण, क्योंकि आप समझ रहे हैं, आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा पॉल्यूशन जो अभी जो हालत है, जो जलवायु परिवर्तन में हालत है, उसमें सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो हैं वो विकसित देश ही हैं। तो विकसित देशों की जो मतलब करनी है उसकी भरपाई विकासशील देश या कम विकसित देश क्यों करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अनड्यू बोझ आ रहा है। अब जो अफ्रीका के देश हैं या जो समुद्र स्तरीय देश हैं, जैसे बांग्लादेश को ही ले ले या भारत के तटीय क्षेत्रों को ले ले, तो भारत में जो जलवायु जो उत्सर्जन है, कार्बन उत्सर्जन है, वो अमेरिका की तुलना में या यूरोपीय देशों की तुलना में नगण्य है। लेकिन जो है उसका जब जलवायु परिवर्तन होगा या समुद्र तल का जो अगर 1 सेंटीमीटर भी बढ़ता है तो उसका जो यूरोप पे कम असर पड़ेगा, लेकिन भारत पर ज्यादा, कहीं एक्सपोनेंशियली ज्यादा पड़ेगा। मालदीव जैसे नेशन तो डूब ही जाएंगे। तो ऐसे में जो न्यायशील संक्रमण होगा वो किस तरीके से किया जा सकता है कि जिससे जो है किसी देश को ज्यादा असहनीय बोझ न उठाना पड़े। आपने सुना होगा, अक्सर न्यूज में आता है कि कई आइलैंड जो अपने आप को, पूरी जनसंख्या कोई दूसरे जो है देश में ट्रांसफर करने के बारे में सोच रहे हैं या दूसरे आइलैंड पर ट्रांसफर करने की सोच रहे हैं, जो कि जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद लिंग संवेदनशील, लैंगिक रूप से इसमें संवेदनशीलता को भी शामिल किया गया, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें जो महिलाएं हैं या जो सुवेद्य वर्ग हैं या वल्नरेबल वर्ग हैं, जैसे जनजातीय आबादी, वो जो है ज्यादा प्रभावित हो रही है इस फैक्ट की वजह से, तो उनको भी ध्यान में रखा जा रहा है। फिर उसके बाद जो है युवा या स्वदेशी लोग, जैसा कि अभी बताया था कि इससे जनजातीय लोगों पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो तो उसी चीज पर निर्भर है, अपनी आजीविका के लिए भी, आवास के लिए भी, हर चीज के लिए वो उसी पर निर्भर है। तो वो जो है ज्यादा सुवेद्य हैं या वल्नरेबल हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर। ठीक है, फिर प्रकृति आधारित समाधान यानी एसडीजी गोल और जो है सतत विकास लक्ष्यों या सस्टेनेबल जो लक्ष्य हैं उनकी तरफ ज्यादा बढ़ना, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, जो नवीकरणीय ऊर्जा है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, या फिर जो हमारा पॉल्यूशन हो रहा है उसको किस तरीके से कम किया जाए, किस तरह से ऐसी इकाइयां जो उपलब्ध कराई जाए या डेवलप की जाए जिससे कम उत्सर्जन हो या कार्बन उत्सर्जन में कमी लाई जा सके, इन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। फिर ये जो मीटिंग हो रही उसका महत्व क्या क्या है कि ये एक मंच के रूप में, प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। किन कार्यों के लिए, जो हमने पहले ही बता दिया था, जलवायु परिवर्तन से संबंधित को पहला पॉइंट कोप 30 जो अभी आपके ब्राजील में होने वाली है उसके लिए एक बेस के रूप में कार्य करेगा कि उस वहां पर हमारा जो देश होंगे विश्व के, उनका एजेंडा क्या होगा। फिर उसके बाद जो क्लाइमेट चेंज को लेकर जो 1.5 या 1.5 सेंटीग्रेड सेल्सियस तापमान बढ़ने के लक्ष्य को जो रखा गया कि इतना ही बढ़े, अगर इतने को नहीं रोक पाते तो कम से कम 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर न जाने पाए किसी भी हालत में, तो इसको किस तरह से टेकल करेंगे ऐसी सिचुएशन को। ठीक है, फिर उसके बाद अनुकूलन के साथ साथ वित्त और कार्बन बाजारों को भी लेकर संबोधित करना, क्योंकि कार्बन बाजार के चक्कर में ही अभी जो यूरोप ने अभी हाल ही में एक बिल भी लेके आए, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र जो है वो कार्बन कैप्चर को लेकर जो भी चीजें चल रही हैं, विकसित देशों द्वारा जो रणनीतियां अपनाई जा रही हैं या विकासशील
विकासशील देशों को कौन कौन सी सहायता की जरूरत है, किस तरह से विकसित देश विकासशील देशों की मदद कर सकते हैं, चाहे वो तकनीकी हो फ्रंट हो या फिर आपका वित्त संबंधी फ्रंट हो, तो ऐसे में किस तरीके से वो मदद करेंगे, इसका एक लेआउट जो है तैयार करना। फिर उसके बाद इसमें अगर हम देखें कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, लर्निंग जो कॉर्नर होता है, ये लर्निंग कॉर्नर इसलिए हमने रखा है कि जैसे जो हम पीछे बात कर रहे हैं उसका एक बेस आपको समझ में आ जाए कि आपको किस तरह से बेस अपना बनाना है। अगर वो पीछे की चीजें आपको थोड़ा सा ओवरव्यू पता चल जाएगा तो आगे का जो टॉपिक है वो और ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगा। तो अब जो है यूएनएफसीसी जो जिसके तहत ये सारी चीजें चल रही हैं, ये जो है यहाँ पे लिख लिया, ये जो रियो समिट हुई थी 1992 में जो एजेंडा 21 को लेके, तो इसमें 3 ऑर्गेनाइजेशन या 3 कन्वेंशन हुई थी। एक तो यूएनएफसीसी है, ठीक है, फिर उसके बाद एक जो है बायोडाइवर्सिटी से संबंधित थी जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, और फिर तीसरी जो है यूएनसीसीडी जो कि मरुस्थलीकरण से संबंधित थी, ठीक है। तो ये तीनों को जो है अक्सर एग्जाम में भी पूछ देता कि रियो समिट के तहत जो है कौन सी नहीं बनी थी। तो इसमें क्या है, एक जो है कोई भी डाल देगा, IUCN को लगा दिया या कोई और ऑर्गेनाइजेशन को लगा दिया कि वो भी इसमें हुआ था, या फिर नए कोई कन्वेंशन को लगा दिया, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लगा सकता है, स्टॉकहोम कन्वेंशन को लगा सकता है कि ये भी हुआ था। तो ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा, ये सिर्फ 3 जो रियो समिट हुई थी उसमें सिर्फ ये 3 ही ऑर्गेनाइजेशन या 3 कन्वेंशन जो हुई थी, ठीक है। इस चीज को क्लियर रहिएगा इसमें, ठीक है। अब क्या है कि इसकी जो यूएनएफसीसी बनाया गया था 1992 में, इसका काम क्या है, इसका काम मेनली ग्रीन हाउस गैस से संबंधित चीजों को कर्टेन करना था। ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था CO2 को नियंत्रण करना या नियंत्रित करना, इसमें एक अहम लक्ष्य था, ठीक है। फिर बाद में इसमें अलग अलग गैसें जैसे मेथेन और सारी इसमें NO2 इन सभी को ऐड किया गया, लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा अहम रोल जो है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा अहम रोल प्ले कर रही है, इसीलिए अभी भी लक्ष्य जो है, प्राइम लक्ष्य जो है ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत CO2 या कार्बन कैप्चर पर ही सीमित है। इसमें क्या है, ये लागू कब हुई थी, 1994 में। इसमें देश कौन से, 198 देश अभी हैं, जिससे जो है ये ग्लोबल एक ऑर्गेनाइजेशन है या ग्लोबल कन्वेंशन है, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है, इसलिए सारे डेटा आपको दिखा रहे हैं कि एक बार आपके दिमाग में रहे, ठीक है, क्योंकि कभी कभी छोटे फैक्ट्स भी हम प्रीलिम्स एग्जाम में गलत करके आते हैं जल्दबाजी में। तो ऐसे में अगर आपका रिवीजन चलता रहेगा साथ में तो आपको आसानी रहेगी। अब सेकंड चीज क्या है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है यूएनएफसीसी में, इसमें क्या है कि जैसे विभेदित जिम्मेदारियां, तो जिम्मेदारी में विभेदित, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल में भी देखा है जो कि कार्बन उत्सर्जन से संबंधित था, उसमें क्या था, विकसित देशों के लिए अलग जिम्मेदारी दी गई थी, विकासशील देशों के लिए अलग जिम्मेदारी दी गई थी, ठीक है। तो उसमें क्या था कि एनेक्स 1 बनाया गया था, एनेक्स 2, एनेक्स 3 जो गैर अनुबंध वाले हैं। तो एनेक्स जो बनाया था, एनेक्स 1 में जो है औद्योगिक देश या संक्रमणकालीन, इसमें ज्यादातर यूरोपीय देशों को या विकसित देशों को शामिल किया गया था और USA को शामिल किया गया था। जो एनेक्स 2 के देश थे वो ज्यादातर विकासशील देश थे, वो देश थे जिनको वित्त और तकनीकी सहायता की जरूरत थी, जिससे वो अपने जो कार्बन को कम करने के लक्ष्य हैं उनको प्राप्त कर सके या उनको प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सके। इस क्योंकि वो कमजोर थे या गरीब थे या उनकी जो विकास का स्तर था अभी निम्न था, अभी वो डेवलपमेंटल फेज में जा रहे थे, तो उनको भी खुद को डेवलप करने का उतना ही अधिकार है जितना कि विकसित देश पहले से कर चुके हैं। तो आप बीच में आके ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकते कि पूरे विश्व को अब जो है अचानक से कार्बन उत्सर्जन अब आज से जो है इतनी लिमिट कर दी। तो क्योंकि आप पहले बहुत ज्यादा उत्सर्जन ऑलरेडी कर चुके हैं तो आप बीच में आके ये नहीं कर सकते। इसीलिए विभेदित जिम्मेदारी का कॉन्सेप्ट आया था कि जिस देश ने पहले अनप्रोपोर्शनली यानी कि बहुत ज्यादा उत्सर्जन कर दिया है उसको अपना कम करना होगा। अब विकासशील देशों को जो अभी बढ़ रहे हैं या जो अभी डेवलपमेंट की तरफ या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं, जैसे इंडिया है या फिर अफ्रीकी देश हैं या फिर जहां पर ज्यादा आबादी है, जो अभी भी अपना उत्सर्जन जो है, अभी उत्सर्जन का कार्बन उत्सर्जन का स्तर जो है अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो निम्न है, तो ऐसे देशों की मदद करें, चाहे वो वित्त रूप से हो या फाइनेंशियली हो या फिर टेक्निकल ट्रांसफर, यानी आप जो टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर करके भी मदद कर सकते हैं जिससे, ठीक है। तो ये चीज जो है ये हमारे क्योटो प्रोटोकॉल का पार्ट था। अब ये विभेदित जिम्मेदारी का कॉन्सेप्ट समझ गए कि क्यों था, ऐसा क्यों किया गया था,
अब फिर आता है यूएनएफसीसी जो है, उसके तहत प्रमुख प्रोटोकॉल और समझौते। तो पहले जैसे बताया था, क्योटो प्रोटोकॉल पहला था जो 1997 में हुआ था, 2005 में लागू हुआ था। वो इसलिए लागू हुआ था क्योंकि 1997 के बाद जब एक सर्टेन लिमिट के देश जो है उस पर रेक्टिफाई कर देते हैं या पुष्टि कर देते हैं, उसके बाद ही कोई जो है कन्वेंशन जो है विश्व स्तर पर या वैश्विक स्तर पर लागू होती है। उसके बाद आता है पेरिस समझौता जो कि 2015 में हुआ था। इसी में जो है प्रत्येक देश का अपना निर्धारित योगदान की भी बात हुई थी, जिसमें जैसे इंडिया ने अपना कहा था कि जो 2070 तक जो है शुद्ध शून्य या नेट जीरो कर लेगा, या फिर 2030 तक बोला था कि 2.5 से 3 टन जो है मीट्रिक टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 का स्तर में कमी लाने की जो बात की थी, वो चीजें इसी में ही की गई थी, ठीक है, पेरिस समझौते में। तो सभी देश जो है राष्ट्रीय स्तर पर अपना अंशदान या जो अपना कंट्रीब्यूशन है उसको डिफाइन किए थे, और इसका उद्देश्य ये था कि 2 डिग्री से नीचे ही रखें। टारगेट ये है 1.5 डिग्री था, 1.5 डिग्री, ठीक है। एक तरह से ये आपका रिवीजन चल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ था, इसमें ही जो कोप की बात करें, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी उसको कहते हैं जो देश जो रेक्टिफाई किया है या जो कन्वेंशन के जो पक्षकार देश होते हैं उनको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, या इसको हिंदी में बोलेंगे पक्षकारों का सम्मेलन भी कह सकते हैं, जो कि कोप समिट होती है, जहां पर सभी देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं या डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है वो जो है एक साथ आते हैं और फिर कोई एक ऐसा निर्णय पे एक सहमति व्यक्त करते हैं जिससे पूरे वैश्विक स्तर पर लागू किया जा सके और उसका लाभ जो है सभी पूरे विश्व के सभी लोगों को और सभी देशों को समान रूप से मिले, ठीक है। अब भारत के लिए इसका महत्व की बात करें तो जलवायु समानता, जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत जो है इन तीनों चीजों की बार बार बात उठाता है। आपको भी हम यही, अभी इससे पहले हम डिस्कस भी यही कर रहे थे कि जलवायु को लेकर समानता की सभी देशों की जिम्मेदारी बराबर होनी चाहिए। बराबर का मतलब ये नहीं है कि आप आज उठे और आज बोल दिए कि सबको बराबर से कंट्रीब्यूट करना। जिसने पहले किया है, जो जितना आगे बढ़ा है, जिसने जितना ज्यादा कार्बन जो इमिशन किया या कार्बन उत्सर्जन किया और जो आज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग एक पैरिटी यानी समता लाना, ठीक है। तो ये जलवायु समानता इस तरीके से लाने के बाद, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल में आपने देखा था, फिर उसके बाद जलवायु वित्त जो क्लाइमेट चेंज को लेकर फंड बनाए गए हैं उसमें किस तरह से वितरण किया जा रहा है, क्योंकि भारत एक अहम देश है जिसको जो है जलवायु वित्त और तकनीकी सहायता, जो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, इन दोनों की जरूरत है। और इन दोनों को अगर देते हैं तब भारत से आप कोई जो उम्मीद कर सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि भारत अपना उत्सर्जन को कम करे। आप बिना किसी मदद के आप किसी देश पर यह दबाव नहीं डाल सकते कि उसको उत्सर्जन कम करना चाहिए या उसका उत्सर्जन जो ज्यादा है, आप ऐसे कोई भी बाइंडिंग या कमेंट नहीं कर सकते। तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा भारत के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि भारत ने ये बाकू में भी उठाया था, ये पॉइंट पेरिस में भी उठाया था, उससे पहले ये ग्लासगो में भी उठाया था, कानकुन में भी उठाया था। सारे कोप जितने भी होते हैं उसमें भारत का एक अहम मुद्दा होता है ये 3 पॉइंट, ठीक है। क्योंकि भारत सक्रिय भागीदार है, इसलिए ये भारत के लिए ये तीनों में विश्व के अन्य देशों को भारत की बात जो है सुननी चाहिए। और जो है भारत, क्योंकि ऑलरेडी भारत सारे जो भी एक्ट हैं इससे रिलेटेड, या नवीकरणीय ऊर्जा को ले ले या कार्बन उत्सर्जन को ले ले, सभी फ्रंट पर भारत जो है एक फ्रंट फुट पे काम कर रहा है। जैसे ऊर्जा परिवर्तन की बात करें या सतत विकास के लेंगे तो जो सोलर अलायंस जो बनाया है या सौर ऊर्जा के जो टारगेट है या हरित मिशन के टारगेट है, वो भारत के साफ साफ दिखते हैं कि भारत जो है अपनी प्रतिबद्धताओं को, जो भी पेरिस क्लाइमेट चेंज के जो पेरिस में मीटिंग हुई थी उसमें जो भारत ने अपनी प्रतिबद्धताएं की थी उन सब के लिए ईमानदारी पूर्वक पालन कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो बॉन में भारत रखेगा और जो ब्राजील में आगे समिट होने वाली है उसमें भारत के लिए ये अहम बिंदु साबित होंगे। फिर उसके बाद अब हम आते हैं, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आपका शिपकी लाद दर्रे से संबंधित है, जो कि हिमाचल प्रदेश ने
अभी हाल ही में खोल दिया है। ठीक है, अब ऐसे में क्या है कि मैपिंग में आप एक बार देख भी लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट दर्रे कौन कौन से हैं, जैसे शिपकिला है, अभी बनिहाल ट्रंक, बनिहाल जो कश्मीर में है जो जोड़ता है श्रीनगर को, उनको वो भी इंपॉर्टेंट है। और फिर कौन कौन से तिब्बत से या नेपाल से सटे हुए खास तौर से दर्रे जो है हिमालयी रीजन में है, दर्रे उनको कहते हैं जो जैसे ये पहाड़ है उसके बीच में जो एक पास होता है कहीं कहीं, उसी को दर्रे कहते हैं या पास कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि दो क्षेत्रों में आवाजाही संभव होती है इनके बीच से ही। ठीक है, जैसे आप पाल घाट का भी देखा होगा आपने जो वेस्टर्न घाट में है, तो इन्हें दर्रा कहा जाता है। ये जो है एक स्ट्रेटजिक पोजीशन भी होती है। ठीक है, तो अब इसके अगर ऐतिहासिक व्यापारिक गलियारा है, क्योंकि शिपकिला की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है और ये तिब्बत को सीधे सीधे जोड़ता है। ये ऐतिहासिक रूप से एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी बुद्धिस्ट सेंटर भी हैं आपके। अब यहीं से हिमाचल प्रदेश से ये आगे जो है हमारा लेह का या जो भी लद्दाख का एरिया है वो सटा हुआ है। आप अगर मैप इसीलिए देखते रहिएगा, इसमें जब भी आप दर्रे की बात करते हैं या जैसे ज्योग्राफी टर्म से रिलेटेड, जैसे अभी नाथू ला भी एक इम्पॉर्टेंट दर्रा है इसी तरह जो कि सिक्किम में है, जो डोकलाम विवाद के समय एक महत्वपूर्ण रूप से कड़ी साबित हुआ था। तो उसको भी देखिएगा कि कौन कौन से दर्रे कहाँ कहाँ पे, जैसे नीतीला है, मानाला है, ये सारे भी आप कहीं ना कहीं ये कश्मीर से आइएगा और कश्मीर से आके ये नीचे सिक्किम से लेके अरुणाचल प्रदेश तक के। ठीक है, इन जितने भी दर्रे हैं वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये म्यांमार के कुछ एक दो इंपॉर्टेंट है, उनको देख लीजिएगा, उसको आगे हम देख भी लेंगे। तो आप दर्रे को मैप से देख लीजिएगा क्योंकि कभी कभी आपको मिलान करने को भी दे देता है कि मैच कर दो। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत तिब्बत को जोड़ता था। अब ये इंपॉर्टेंट वस्तुएं कौन कौन सी, क्योंकि अगर दर्रे से आवागमन हो रहा है तो ये कई क्षेत्रों में सहयोग देते हैं, व्यापार में देते हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान में देते हैं। ठीक है, वहाँ के लोकल जो कल्चरल जो सांस्कृतिक आदान प्रदान, व्यापार और फिर लोगों की आवाजाही, इसमें धार्मिक भी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। तो इसमें अगर इंपॉर्टेंट देखें तो जो हिमाचल प्रदेश से और तिब्बत के बीच में व्यापार होता था तो हमारे चाय, मसाले, कपड़े, जो क्योंकि वहां पे आप देखा होगा भेड़ पालन ज्यादा होता है तो वहां से ऊन का भी ट्रेड होता है। ठीक है, फिर रेशम के जो सिल्क रूट भी आपको देखे, सिल्क रूट में भी टाइम ये चीज जो है ये दर्रा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, तो इन सारी चीजों को नोट कर लीजिएगा कि कौन कौन सी चीजें हैं। आप जो हर्बल दवाओं का लिखा है, क्योंकि आप देखिए कि फार्मास्यूटिकल की कंपनीज जो है हिमालय प्रदेश जो भी है, उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो, ऐसी जगहों पर ज्यादा है क्योंकि कई एक्टिव मटेरियल्स जो हैं जो दवाओं में यूज होते हैं वो यहीं से पाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज भी बहुत ज्यादा हैं, तो दवाओं का भी आदान प्रदान जो है क्षेत्रों के बीच में किया गया। 1962 में जो है युद्ध के समय ये जो है व्यापार बाधित हो गया था क्योंकि चाइना से जब वार हो रही थी उस टाइम जो है ये सारे ज्यादातर ऑलमोस्ट जो भी तिब्बत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के सारे जो पास थे वो क्लोज कर दिए गए थे। वो उस समय भी बंद था, फिर 1992 में कुछ टाइम के लिए शुरू किया था, लेकिन फिर 2020 में जो डोकलाम विवाद हुआ था फिर क्लोज कर दिया था। अब इसका सामरिक महत्व के बारे में करें, ये तो हमने एक, जैसे आप मेंस लिख रहे हैं तो आप मेंस में भी इसी तरह पॉइंटर बनाइएगा। एक ऐतिहासिक व्यापारिक गलियारा, तो इसमें क्या है, एक ऐतिहासिक फ्रंट दिखा दिया आपने कि कैसे प्राचीन काल से चला आ रहा है और फिर कौन कौन से व्यापार की वस्तुएं हैं। ठीक है, फिर उसके सामरिक और भौगोलिक महत्व की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में एक ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, और ये जैसे हमने नाथुला के बारे में बात किया था या जो और दर्रे हैं जो कि पड़ोसी देशों के साथ मिले हुए हैं, उसी तरह ये जो है हमारा नाथुला के साथ शिपकिला भी उतना ही इम्पोर्टेंस, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रखता है। तो इसलिए ये दर्रा जो है भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर जो है सतलुज नदी जो है आपकी एक इम्पॉर्टेंट नदी है जिससे जो बहुत ज्यादा सिंचित एरिया होता है, तो सतलज नदी यहीं से निकलती है। ये फैक्ट याद रखिएगा क्योंकि प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि सतलज नदी जो है किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये शिपकिला दर्रे से होता है, तो ये इसका भौगोलिक महत्व है। फिर उसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा, जो चीन के साथ भारत की रेखा बनती है वो भी यहीं से गई हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद इससे जो है पर्यटन, क्योंकि बताया था कि लोगों की आवाजाही से जो कल्चरल हमारा जो आदान प्रदान होता है या सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, इससे क्या होता है कहीं ना कहीं स्थानीय अर्थव्यवस्था या लोकल इकोनॉमी को भी डेवलपमेंट मिलता है।
ठीक है। फिर उसके बाद सीमावर्ती, इससे जो है पर्यटन भी हमारा बढ़ावा मिलता है, जैसे कैलाश मानसरोवर है वो वहीं पर पास में है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके जो सटे गांव होते हैं वो ज्यादा हैबिचुअल होते हैं आसपास में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। तो ऐसे में दर्रे जो हैं, ऐसे में जो आसपास के क्षेत्र होते हैं उन वहां पर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि दर्रे जो है एक आवागमन के एक मार्ग के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर सांस्कृतिक और तीर्थयात्री मार्ग के बारे में बात करें तो जैसा बात किया था कि कैलाश मानसरोवर के लिए एक जो है मार्ग के रूप में ये कार्य कर सकता है, जिसको माना जा रहा है कि इसको हम यूज कर सकते हैं आगे आने वाले दिनों में जब फ्रूटफुल रिलेशन चाइना के साथ होंगे, ठीक है। फिर भारतीय और तिब्बती समुदाय, क्योंकि एक अच्छी खासी बौद्ध आबादी जो है हिमाचल प्रदेश और उससे सटे लद्दाख क्षेत्र में रहती है, तो इसे सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए ये दर्रा एक अहम कड़ी साबित हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब अगर नीतिगत सुरक्षा की बात करें तो ये जो है हमारे लिए एक स्ट्रेटजिक पॉइंट है, ठीक है। फिर ये हमारी सुरक्षा के लिए ये एक इंपॉर्टेंट कड़ी, तो इस तरह से हमने इसमें देखा है। अगर शिपकी लॉ से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं, तो एक तो ऐतिहासिक महत्व, ठीक है, जो ऐतिहासिक से व्यापार का, इसमें व्यापार की वस्तुएं भी याद रखिए। फिर उसके सामरिक और भौगोलिक महत्व, ठीक है। फिर उसके बाद आर्थिक और पर्यटन की कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद तीर्थ यात्रा के लिए, फिर नीतिगत सुरक्षा के लिए, ठीक है। ये जो है सारे आपके हिंदू में निकला था, उसी से सारे पॉइंट कवर किएगा। अब आगे ये आपको वैसे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन ये हम बता दे रहे हैं कौन कौन से दर्रे हैं, सिर्फ एक बार डिक्टेट कर दे रहे हैं, क्योंकि जैसे काराकोरम दर्रा है ये लद्दाख में, खारदुंग दर्रा है ये लद्दाख में। अभी इसमें क्या है कि ये आप पीडीएफ में देख लीजिएगा, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होगा हमारा और ज्यादा, और लंबी वीडियो हो जाएगी, अब बोरिंग भी होगी। सिर्फ ये एक सारे जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं उनकी डिस्क्रिप्शन ये लिखा हुआ है, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए आप जो है एक मैप बना लीजिएगा, एक अपने पास जो आपका मैप हो, क्योंकि ऐसा होता है कि हम अक्सर देखते हैं मैप में, लेकिन फिर उसके बाद सारी चीजें हम जो है भुला देते हैं और फिर वो हमारे दिमाग में कभी नहीं आती। फिर से हम जब नया मैप उठाते हैं तो एक बार फिर से हमें लगता है कि हम स्टार्टिंग से ही चीजें देख रहे हैं। तो कभी कभी आप जो है दर्रे, या फिर जैसे नेशनल बायो पार्क है, या वन्य जीव संस्थान है, या वन्य जीव अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिनको आपको याद रखने की जरूरत है, एग्जाम में आता है और फैक्चुअल है, और उसमें जो है कम से कम रिपीटेशन होता है, ज्यादा रिपीटेशन नहीं है। जैसे आप जो वेटलैंड है, अभी एक्सपोनेंशियली देखिए कि हर साल में 4, 5 से 8 जो है वेटलैंड्स ऐड हो रहे हैं, तो उन वेटलैंड्स का ये सब चीज़ों का चार्ट एक बना सकते हैं आप, मैपिंग भी एक बड़ा ग्राफ बना सकते हैं, वहां पर आप ऐड ऑन करते रहेंगे तो आपको क्या है लास्ट टाइम में, एग्जाम के टाइम में आपको रिवीजन करने में भी आसानी रहेगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो हमारा है व्यापार घाटा या ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। अब ट्रेड डेफिसिट की बात करें अगर हम, तो इस बार जो है सबसे व्यापार घाटा जो है कम हुआ है मई 2025 में, जो अभी रिजल्ट आया ने। व्यापार घाटे का कम होने का मतलब क्या है, सीधा ये इसका एस्पेक्ट है कि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो हमारा ज्यादा रहा है और जो आयात है वो हमने कम किया है, जिससे जो है व्यापार घाटा जो है हमारा इस बार कम हुआ है। अगर व्यापार घाटा बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि हमने जो निर्यात कम किया है और हमारा उस तुलनात्मक रूप से जो है हमारा आयात बढ़ा है, तो ऐसे में व्यापार घाटा बढ़ेगा हमारा, ठीक है। ये सिंपल सा है। अब अगर इसमें क्या होता है तो निर्यात में क्या है कि व्यापार वस्तुओं और सेवाओं दोनों को मिलाते हैं तो 71 बिलियन के आसपास आता है, जो कि 2.77% जो है बढ़ा है हमारा, ठीक है। इसमें सेवा के क्षेत्र में और व्यापारिक निर्यात दोनों क्षेत्र में कहीं ना कहीं देखते हैं कि सेवा क्षेत्र में व्यापारिक निर्यात में जो वस्तुओं का निर्यात है ये तो हमारा 2.2% कम हुआ है, ठीक है, ये 38 बिलियन है। लेकिन जो सेवा का निर्यात है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है, ऑलमोस्ट जो है 10% तक बढ़ा है। ये वैसे भी मतलब अगर आप थोड़ा सा रैशनल तरीके से सोचेंगे तो समझ जाएंगे कि सेवाओं का निर्यात दिन ब दिन जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इंडिया जो है आईटी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जो आईटी और आईटी अलाइड सर्विसेज हैं। फिर उसके फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अभी इंडिया जो है बहुत ज्यादा, या जैसे इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी फॉरेन में कंपनीज है उनको सर्विसेज जो है बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो इसमें कुल आयात की बात करें
तो 77.75 बिलियन जो है ये 1% देखते हैं कि हमारा इसमें से घटा है। तो इससे जो है हमारा जो व्यापार घाटा, कुल व्यापार घाटा जो है वो कम हुआ है। ठीक है, क्योंकि व्यापार घाटा इस साल जो है, ये डेटा कभी कभी पूछ भी देता है, 6.62 बिलियन है, जो कि हमारा मई 2024 यानी इसी पीरियड में 9.35 बिलियन डॉलर था। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी कि निर्यात क्षमताओं में देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, समुद्री व्यापार और जो है हमारा आईटी सर्विसेज, इन सब चीजों में देखते हैं कि हमारे जो चीजें हैं वो बढ़ी हैं सेवा क्षेत्र में। ठीक है, उत्पादन से प्रोत्साहन जो पीएलआई स्कीम है उसके तहत जो प्रोडक्शन लिंक्ड जो इंसेंटिव दिया जा रहा है उसकी वजह से या आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ जो मेक इन इंडिया जो पॉलिसी चल रही है इसकी वजह से भी इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है। उसके साथ ही जो देख रहे हैं कि गैर तेल निर्यातन जो इंडिया, क्या है कि जो अगर इस चीज में एनर्जी सेक्टर में याद रखिएगा, क्योंकि इंडिया जो अभी हालिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी है जैसे सौर ऊर्जा या पेट्रोलियम को छोड़कर जो भी ऊर्जाएं और है जैसे पवन ऊर्जा, इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। और साथ ही में बायो जो एथेनॉल का यूज जो मिक्स कर रहे हैं, जैसे कि 20% से हमारा टारगेट ये रखा गया आगे कि 30% मिक्स किया जाएगा। तो इससे जो है हमारी तेल पे जो कि निर्यात जो कि आयात ज्यादा होता है तो उस पर हमारी निर्भरता कम हो रही है। तो अगर जो तेल का जो बिल है, आयात बिल, वो कम होगा, उससे भी हमारा जो व्यापार घाटा है वो कम बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। अब इसके इंपॉर्टेंस में सिंपल सी बात है कि अगर हमारा व्यापार घाटा अगर कम होगा तो इससे हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व जो है या बाहरी मुद्राएं जो हमारे अधिशेष है या जो बचेंगी तो उनको हम कहीं और यूज कर सकते हैं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में। फिर उसके बाद जो भारत की जो वित्तीय स्थिरता है या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये वर्ल्ड में जो भारत की अर्थव्यवस्था की साख है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, ये सारे मतलब आप एक कंक्लूजन, एक टॉपिक से ही चीजें जो है निकाल सकते हैं कि किस तरीके से आपको इसको कवर करना है। अब इसमें देखते हैं कि कुछ शब्दावलियां जो है हम शॉर्ट में बहुत तेजी में ये निकलते हैं कि इसमें कौन कौन सी शब्दावलियां आपको याद करने की या समझने की जरूरत है। एक बार समझ लेंगे तो बहुत ज्यादा इसमें ऐसा टेक्निकल कुछ होता नहीं, क्योंकि अगर ट्रेड बैलेंस की बात कर रहे हैं, अगर व्यापार संतुलन की बात कर रहे हैं तो सिंपल सा है कि व्यापार अधिशेष तब होगा जब आपका निर्यात जो है ज्यादा होगा, आयात कम होगा। व्यापार घाटा तब होगा जब आप आयात ज्यादा करेंगे और निर्यात कम करेंगे तो आपको व्यापार घाटा होगा। ठीक है, अब चालू खाता घाटे की बात करेंगे, जो करंट अकाउंट है। अब करंट अकाउंट में क्या होता है कि उस साल में जो है वस्तुओं, सेवाओं, निवेश आय, एक तरफा हस्तांतरण, सारी चीजें आपका जो भी अंतर्वाह या इनफ्लो जो हुआ है और आउटफ्लो जो हुआ है उन सारी चीजों की गणना की जाती है। उससे निकाला जाता है कि चालू खाता घाटा हुआ है या चालू खाता घाटा अधिशेष हुआ है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट है या करंट अकाउंट सरप्लस है, तो इससे ये हमें पता चल जाता है। अब व्यापारिक वस्तुओं में देख लेते हैं कि जो चीजें भौतिक होती हैं जैसे कि कपड़ा हो गया या मशीनरी हो गए या कोई जैसे ग्रेन है, फूड ग्रेन है, जैसे गेहूं निर्यात कर रहे हैं, तो ये चीजें हो गई हमारी वस्तु व्यापार। अब फिर अगर इनविजिबल गुड्स की बात करेंगे जिसे हम आंखों से देख नहीं सकते, उसमें कौन सी आ जाएंगी? उसमें सेवाएं आ जाएंगी। जैसे हम आईटी सर्विसेज की बात कर रहे हैं या और सर्विसेज की या रेमिटांसेस की, जैसे कि जो भारतीय जा रहे हैं जैसे सऊदी अरब में जा रहे हैं या यूएसए में जा रहे हैं या यूरोप में जा रहे हैं, जो काम करके जो वहां से अपनी सैलरी का कुछ पैसा यहाँ पर रेमिटांसेस यानी विप्रेषण के तहत भेज रहे हैं, या रेमिटांस जो इंडिया को मिल रहा है वो हमारा एक तरफा हस्तांतरण के तहत आ रहा है। ठीक है, तो वो जो इनविजिबल है लेकिन वो अदृश्य व्यापार के तहत काम कर रहा है। अब वो हमारा एक तरह से एक्सपोर्ट की तरह है ये। फिर उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करेंगे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो आर्थिक लेन देन का पूरा डिटेल्ड रिकॉर्ड होता है, जिसमें जो है चालू खाता घाटे के साथ साथ पूंजीगत खाता और वित्तीय खाता ये दोनों शामिल होता है। ये पूंजी खाते के बारे में बस इतना समझिएगा कि चालू खाता घाटा उसको कहते हैं जिसमें आप पे लायबिलिटी कोई नहीं आती। आप पूंजीगत खाते के मतलब है कि आपके ऊपर कोई लायबिलिटी आएगी, चाहे वो देने की आए चाहे वो लेने की। अगर आपकी ऐसी है
तो वो जो है पूंजीगत खाता घाटा होता है और चालू खाता घाटे में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है, ये याद रखिएगा। अब बाद में ऐसा अगर कोई टॉपिक आएगा तो उसमें हम डिटेल से आपको समझा देंगे, एक बार देख लीजिए, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस भी कभी कभी पूछ देता है। फिर उसके बाद मुक्त व्यापार समझौता, एफटीए, जो आपने सुना होगा अक्सर कि दो देशों के बीच में चल रहा है, जैसे अभी ब्रिटेन के साथ इंडिया का चल रहा है। इसमें सिंपल सा क्या होता है कि मुक्त, या तो जो आयात शुल्क लगाता है देश, जैसे कोई भी देश से किसी देश में जब चीजें आती हैं तो उस पर एक ड्यूटी लगाई जाती है जिसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। तो अगर जो आयात शुल्क लगा रहा है उसको या तो जीरो कर दिया जाता है या फिर उसको कम किया जाता है। इसीलिए मुक्त व्यापार समझौता ये जो ऐसे शब्द से ही डिफाइंड है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक देश, इसमें क्या है कि ग्रुप भी बना सकते हैं, जैसे नॉर्थ अटलांटिक नेशन ने पूरा एक ग्रुप बना रखा है कि जो फ्री ट्रेड देशों का एक समूह बना दिया। ठीक है, इस तरह के कई समझौते यूरोप में भी देखिए कि यूरोपियन यूनियन ने जो यूरोपीय देशों के बीच में बना रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मोस्ट फेवर्ड नेशन या एमएफएन का कॉन्सेप्ट या सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र। ये जो डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत होता है, ये डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत एक प्रोटोकॉल है कि कोई देश किसी अन्य देश को आपसी सहमति से वहां से आने वाली वस्तुओं पर टैरिफ की दर को शून्य या कम कर सकता है। फिर निर्यातोन्मुख इकाइयां या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट उनको कहते हैं जो है, जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया ने बहुत सारे सेंटर बनाए हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के डेवलपमेंट के लिए ही हैं। जैसे कांडला जो गुजरात में बना था वो सबसे पहला इस तरीके का सेंटर था। यहाँ पर क्या होता है कि ये 100% एक्सपोर्ट के लिए ही बनाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि टैरिफ की दरें कम रखी जाती हैं, उसके साथ साथ सरकार द्वारा भी कई सुविधाएं दी जा सकती हैं। जैसे कि अगर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है अगर इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो हो सकता है कि 5 साल के लिए जो इनकम हो रही है उस पर कुछ छूट दी जाए, या फिर कोई अन्य सुविधा वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी दी जाए जो कि उस क्षेत्र के लिए ही सीमित होती है, जो जहां पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट बनाई गई हैं। चाइना में तो बड़े बड़े क्षेत्र पूरे इस तरीके के बनाए गए, इंडिया में उस तरह से जो है छोटे क्षेत्र हैं। टैरिफ जो टैक्स लगाया जाता है उसको टैरिफ कहा जाता है, जो जिसके दो पर्पज होता है, एक तो इंपोर्ट पे जो एक इनकम जनरेट होती है, फिर दूसरा क्या है जो घरेलू उद्योग हैं उनको संरक्षण मिलने के लिए। जैसा कि आपने ट्रम्प के मामले में सुना होगा कि अक्सर जो है जब से प्रेसिडेंट बने तब से टैरिफ की ही बात करें, इतने % टैरिफ लगा देंगे, इतने % टैरिफ, वो कहीं ना कहीं घरेलू उद्योगों को संरक्षण के लिए ही होता है, जो कि चाइना से बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है, फिर उसके गैर नॉन टैरिफ बैरियर्स, मतलब कि इन्हीं जो शुल्क लगाए जा रहे हैं इनको कम से कम करना या फिर इनको बढ़ा देना। ये नॉन टैरिफ बैरियर में क्या होता है कि हमारा कोटा, लाइसेंस या स्टैंडर्ड, आप ये तीनों सब्जेक्ट को समझ। कोटा में क्या होता है कि एक निश्चित प्रतिशत लगा दिया गया है कि इतना ही इंपोर्ट किया जा सकता है। जैसे भारत, जैसे यहाँ पर अभी प्याज की, अभी कुछ दिनों पहले जो है प्याज की कमी के चलते जो है या फिर उसकी आशंका के तहत भारत ने प्याज के लिए कोटा लगा दिया था कि मिनिमम मैक्सिमम इतना ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं कोई यूनिट। फिर लाइसेंस में क्या होता है कि एक तरह से रुकावट हो जाती है कि किसी देश में एक्सपोर्ट करने के लिए या इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस की जरूरत होना। फिर उसके बाद मानक में स्टैंडर्ड के लिए एक निश्चित स्टैंडर्ड बनाना। स्टैंडर्ड निर्धारित करने से क्या होता है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन कम हो जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा यूएसए और यूरोपीय देशों द्वारा भारत के पर्सपेक्टिव में फार्मास्यूटिकल या दवा क्षेत्र को लेकर अक्सर इस तरह के मानक जो है अपनाए गए हैं, जिससे जो है भारतीय जो प्रतिस्पर्धी हैं उनको जो हतोत्साहित किया गया है यूरोपीय देशों द्वारा या अमेरिका द्वारा। खासतौर से फार्मास्यूटिकल में आप बहुत ज्यादा न्यूज में देखेंगे। फिर उसका डंपिंग आता है, डंपिंग एंटी डंपिंग दोनों चीजों एक ही रिलेटेड टर्म है। डंपिंग में क्या होता है कि अपने देश में, जैसे ये पेन है, इसकी जो बनाने की लागत है वो 10 रुपए है, लेकिन हमने क्या किया, एक मतलब पॉलिसी के तहत जो दूसरे देश में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए या किसी अन्य कार्य हेतु इसको जो है उस देश में हम 8 ही रुपए में ये बेच रहे हैं, तो इसको कहा जाएगा कि डंपिंग, मतलब अपने माल को डंप कर देना।
ठीक है। फिर एंटी डंपिंग क्या होता है कि जब अगर देश को पता लगता है कि किसी देश द्वारा 10 रुपए की कीमत का जो बना सामान है उसको 8 रुपए में दिया जा रहा है, तो उस पर क्या करती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी जाती है। जैसे चाइना के केस में चाइना द्वारा डंपिंग किया जाता है इंडिया में, इंडिया द्वारा उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर फिर उसकी कीमत को उतना ही लाया जाता है जितना उसका एक्चुअल कीमत होती है। जैसे कि 2 रुपए उस पर ड्यूटी लगा दिया तो वो 10 रुपए की फिर हो गई। तो ये पर्पज होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आप लोग को। विनिमय दर, एक्सचेंज रेट उसको कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी डॉलर जो है 85 से 86 रुपए के बीच में वेरी कर रहा है, तो एक जैसे कि 86 रुपए के बदले में हमें $1 मिल रहा है, तो ये जो है मार्केट ओरिएंटेड हो जाता है। इसमें क्या होता है, डिमांड और सप्लाई यानी मांग और आपूर्ति के नियम के हिसाब से और देश के अन्य देश की अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्थिति, वहां पर जो स्थिरता कितना है या पॉलिटिकल लीडरशिप किस तरीके की है, इन सारी चीजों के मद्देनजर एक बनती है किसी देश की मुद्रा की वैल्यू, उसी के अकॉर्डिंग जो है उसका मुद्रा विनिमय व्यापार होता है, उसी को कहते हैं एक्सचेंज रेट होना। जैसे आप डॉलर या रुपए या पाउंड इन सब चीजों के उसमें देखते होंगे पर्सपेक्टिव में आप। ये इतने टॉपिक हमारे की टर्म थे, इनको आप लोगों ने देख लिया। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं, राज्यपाल के कार्य और शक्तियां, जो कि अभी राज्यपाल, इस टॉपिक की इसलिए बात करें कि केरल में अभी जो वहां पे निजी विश्वविद्यालय स्थापना को लेकर बिल था, उसको केरल के राज्यपाल द्वारा लगातार उस पर रोके रखा गया या देरी की गई, उसके लिए अभी न्यूज में आया था। ऐसी ही न्यूज आपने तमिलनाडु के भी संदर्भ में सुना होगा, क्योंकि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रूलिंग दिया था कि गवर्नर जो एक सर्टेन टाइम से ज्यादा जो है अपने पास बिल को नहीं रख सकता वहां पर। ऐसे में अभी आजकल मेंस जो लिखने जा रहे हैं और जो आगे और एग्जाम में अपीयर होंगे, उनके लिए गवर्नर के बारे में या गवर्नर से रिलेटेड सारे प्रोविजन के बारे में जानना अहम हो जाता है, क्योंकि न्यूज में अक्सर गवर्नर रह रहा है। ठीक है, खास तौर से जहां पर जैसे इस सेंटर में बीजेपी की है, किसी स्टेट में अन्य दल की है बीजेपी को छोड़कर, तो ऐसे में वहां के गवर्नर की भूमिका केंद्र को लेकर उससे गवर्नर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो संदर्भ का दृष्टिकोण या हमारा कॉन्टेक्स्ट ये है कि केरल में निजी बिल को लेकर जो मंजूरी को लेकर देरी लगातार की गई, उसी के अकॉर्डिंग किया गया। ठीक है, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है, ये 2025 में इसी वजह से केरल में अभी बैच स्टार्ट नहीं किया जा सका है, जबकि जून आ गया है। अभी बिल पर अभी जो है एसेंटी गवर्नर का नहीं मिला है या उसकी सहमति नहीं मिली, इसी वजह से जो नया सेशन 2025 का अभी जून आ गई है, अभी तक जो है इसका कोई भी प्रॉस्पेक्टस भी नहीं आ पाया, क्योंकि अभी उस पर बिल पर सहमति ही नहीं मिली, तो वो अभी नियम ही नहीं बना है। ठीक है, तो इसकी वजह से इन्होंने कहा है कि इसकी वजह से देरी हो रही है, जिससे निजी विश्वविद्यालय जो हैं, जो बनने वाले हैं या जो प्रोग्राम अपने स्टार्ट करने वाले हैं, उनको अन्यथा देरी हो रही है। इस कार्य से जो है आगे निवेश या जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनने के लिए एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक जो है रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं, जो कि बिल के बाद विनियमन बनते हैं। तो इन सारी चीजों में भी देर या विनियमितता हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अब ये राज्यपाल की वजह से अटकी हुई है, तो ये सारी चीजें आप निवेश को ले सकते हैं या प्रॉस्पेक्टस को लेकर देख सकते हैं या टाइम पीरियड को लेकर देख सकते हैं कि अभी जून हो गया, इसके बाद अन्यथा देरी हो जाएगी। ऐसे ही सेम बिल जो है आपको तमिलनाडु के केस में भी मिल जाएगी, कर्नाटक को भी लेकर मिल जाएगी, बंगाल को भी लेकर मिल जाएगी, जहां पर जो सेंटर की गवर्नमेंट है, स्टेट की गवर्नमेंट अलग अलग है। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट वो नहीं जानना है, बस आपको आप इंट्रो लिख सकते हैं। अगर आपको गवर्नर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप इंट्रो में इस पार्ट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब गवर्नर के बारे में अगर हम संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को देखें, तो ऐसा जो है गैर भाजपा शासित राज्यों में अभी देखा गया। जब ये आज़ादी के समय से 1967 तक कांग्रेस के साथ ऐसा ही था कि कांग्रेस सेंटर में थी, स्टेट में जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी उनके साथ कांग्रेस द्वारा किया जाता। तो ये बहुत एक नॉर्मल रूटीन है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात हो रही है। जब भी सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट जो है अलग अलग होती है, तो राज्यपाल की भूमिका अहम हो जाती है, और राज्यपाल
का जो एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में माना जाता है, उससे कहीं ना कहीं रोल ज्यादा बढ़ जाता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि वो पॉलिटिकल एजेंट के रूप में या किसी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में भी कार्य करने लगते हैं। ऐसा कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई अन्य दल हो, हमेशा देखा गया जब सेंटर और स्टेट दोनों की गवर्नमेंट अलग अलग हो। ठीक है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगातार टिप्पणी की गई है। अब आज से नहीं टिप्पणी की गई है, ये 1967 के बाद से ही की गई है। इसी के चक्कर में आप देखिए कि जो पंजाब में मेमोरेंडम बना था, फिर उसके बाद पुंछी कमीशन है, फिर उसके बाद पुंछी कमीशन, सरकरिया कमीशन, एसआर बोम्बई की जजमेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट भी हैं और कमीशन भी है जिसमें राज्यपाल की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए हैं। साथ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी लगातार टिप्पणियां की गई हैं। तो इन सारे फैक्ट को भी याद रखिएगा, इसको आपको ऐड करने में आसानी रहेगी कि पॉलिटिकल एजेंट की तरह राज्यपाल को काम नहीं करना चाहिए। उसकी जगह संवैधानिक प्रमुख के रूप में जो उसकी एक्चुअल में जिम्मेदारी है उसके तहत काम करना चाहिए। एक्सट्रीम बुरा होता है। इंपॉर्टेंट ये कि आप ऐसा नहीं कि आप सारी बिल को ही एक्सेंट दिए जा रहे हैं या फिर आपको सारी ही बिल रोके जा रहे हैं। तो एक्सट्रीम जो है, चरम जो है, अति किसी चीज की बुरी होती है, उस चीज का राज्यपाल को क्योंकि एक बड़ा पद है, एक अहम पद है, किसी भी राज्य के लिए सबसे प्रमुख पद है, तो ऐसे में राज्यपाल पर भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने पद की गरिमा को बनाए रखे। ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ दिन पहले ही दिया गया था, लेकिन वो तमिलनाडु का जब केस आया था उसमें दिया गया था कि राज्यपाल एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा दिन जो है बिल को अपने पास नहीं रख सकता। उसको या तो असहमति देनी है या सहमति देनी है, लेकिन जो है उसको फाइनलाइज करना है। ठीक है, लेकिन ऐसा फिर भी हो नहीं रहा है एक्चुअल में। अब इससे आशय क्या है कि जो हमने पहले बात किया कि इसमें देरी हो रही है, बाकी क्या है कि इससे जो संघवाद की बुनियादी भावना है, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर अभी हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, जो कि मूल संरचना है संविधान की, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, जो कि संघवाद है या फेडरलिज्म है या राज्य केंद्र के बीच में एक सामंजस्यपूर्ण संबंध है, उसको भी कहीं ना कहीं डिसमेंटल कर रही हैं या उसको कमजोर कर रही हैं। ऐसी हरकतें जो है इन चीजों को कमजोर करती हैं। जब केंद्र और राज्य की भूमिका में राज्यपाल द्वारा मतलब गलत तरीके से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को, ऐसे फैक्ट आप पॉइंट पॉइंट पे लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट यही है कि राज्य और केंद्र के बीच में राज्यपाल की क्या भूमिका है उसको जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास इससे रिलेटेड फैक्ट ज्यादातर पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, मेंस में। अगर आपको याद रहेगा, बस कुछ कमेटीज के नाम याद रखिएगा जो इससे रिलेटेड हैं। आपके 1967 के बाद से ही लगातार कुछ ना कुछ सेंटर स्टेट के बीच में जो टसल रही है उसमें आया है राज्यपाल। उसमें आप 3 कमीशन लिख दीजिए। फिर इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जो प्रशासनिक सुधार आयोग है, उसने भी रिकमेंडेशन दी है कि राज्यपाल की भूमिका किस प्रकार से रखी जानी चाहिए या राज्यपाल की भूमिका क्या होनी चाहिए। संघवाद के लिए एक अहम कड़ी किस तरह से साबित हो सकता है, वो उनको भी याद रखिए। पुंछी कमीशन, सरकरिया कमीशन को भी याद रखिए, और एक एसआर बोम्बई जजमेंट, ये तीनों जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में। अब राज्यपाल पे अगर नोट की बात करें, आपको जो फैक्ट याद करने, तो वो जैसी बात करें, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, इसका जो संविधान में अनुच्छेद है इससे रिलेटेड 155 है। अनुच्छेद 155 के तहत इसको नियुक्त किया जाता है और ये कड़ी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब इसकी शक्तियों के बारे में शॉर्ट में देख लेते हैं कि इसकी शक्तियां क्या क्या है। अगर कार्यकारी शक्ति या एग्जीक्यूटिव शक्ति के बारे में बात करेंगे तो मुख्यमंत्री और सारे मंत्रियों की नियुक्ति जो है यही करता है। ये जो 164 अनुच्छेद के तहत होता है, इसी के साथ जो है जो राज्य के महत्वपूर्ण पद होते हैं, जैसे एडवोकेट जनरल है या राज्य चुनाव आयुक्त है या लोक सेवा आयोग, जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है। जैसे यूपी की बात करें तो यूपी पीएससी, बिहार की बात करें तो बीपीएससी। यहाँ के जो चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो भी राज्यपाल ही करता है। और फिर राज्य की एग्जीक्यूटिव होती है या स्टेट एग्जीक्यूटिव या राज्य कार्यकारिणी,
उसके लिए एक प्रमुख के रूप में काम करता है। वो चाहे नॉमिनल हेड हो या नाम मात्र प्रमुख हो, लेकिन उसकी नियुक्ति और सारी चीजें राज्यपाल के ही हस्ताक्षर के तहत की जाती है। वो अलग चीज है कि सलाह जो है मुख्यमंत्री द्वारा दी जाती है। इससे रिलेटेड जो अनुच्छेद 154 और 166 है। फिर उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव में जो अनुच्छेद 356 है, उसके तहत राष्ट्रपति से सिफारिश भी राज्यपाल द्वारा ही रिकमेंडेशन की जाती है। ये आपातकालीन प्रावधान है। इसी तरह से जो है अगर संवैधानिक रूप से अगर विफल होता है कोई राज्य शासन चलाने के लिए, तो अनुच्छेद 356 के तहत जो रिकमेंडेशन राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसी तरह एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 ये है कि केंद्र के निर्देश, जब कोई राज्य को निर्देश देता है, अगर उसको पालन करने में विफल रहता है राज्य, तो ऐसे में भी जो आपातकाल लगाया जाता है वो भी इसमें रिकमेंडेशन जो है राज्यपाल की ही रहती है, वो अहम होती है। फिर अगर शक्तियों की बात करें या लेजिस्लेटिव शक्तियों की बात करें, तो राज्य विधानमंडल को बुलाना, समन करना, उसको स्थगित करना या सत्रावसान करना, कोई सत्र चल रहा हो, तो ये सारे राज्यपाल द्वारा ही स्टेट में किए जाते हैं। फिर हर आम चुनाव, ये जो भी राज्य में चुनाव होता है, हर साल की शुरुआत में जो सेशन बुलाया जाता है वो राज्यपाल द्वारा ही बुलाया जाता है। इससे रिलेटेड जो आर्टिकल 174 है, 176 है, ठीक है, इन दोनों आर्टिकल को कभी कभी पूछ देता है। फिर राज्यपाल भी जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, उसी तरह स्टेट हेड राज्यपाल होता है। तो राज्य विधानसभा द्वारा जो भी बिल लाया जा सकता है या विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, उस पर सहमति भी दे सकता है, अपनी असहमति भी दे सकता है या रिजेक्ट कर सकता है, उसको पुनर्रक्षित कर सकता है या वापस भेज के जो है उसको रिकंसिडरेशन के लिए कह सकता है, ठीक है। फिर जो है वो राष्ट्रपति के लिए भी आरक्षित कर सकता है, राष्ट्रपति की अनुशंसा के लिए। ये सारे पॉइंट जो है राज्यपाल की शक्तियों के तहत आते हैं। अब अगर न्यायिक शक्तियों के बारे में बात करें कि राज्यपाल की कुछ न्यायिक शक्तियां भी होती हैं, तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि राज्यपाल जब जैसे राज्य कानून के तहत जब कोई अगर दंड का भागी है, तो उसको राज्य का राज्यपाल जो है माफ कर सकता है, जिसमें जो है क्षमा, निवारण, विराम, अछूट सब चीजें हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि राज्यपाल, अब प्रेसिडेंट में क्या क्या फर्क है। तो राज्यपाल जो है, एक तो जो आर्मी से रिलेटेड है या मार्शल कोर्ट अगर करता है, तो उसमें जो है राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती, वो राष्ट्रपति के अधीन आती। दूसरा क्या है, अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा, अक्सर पूछ सकता है कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड या डेथ सेंटेंस दिया गया है, तो ऐसे में राज्यपाल उसको माफ नहीं कर सकता, उस सजा का रूप बदल सकता है, उस सजा का जो नेचर है वो चेंज कर सकता है, उसकी जगह किसी और दूसरी प्रकार की सजा या दंड दे सकता है, लेकिन उसको टोटली पार्डन नहीं कर सकता। लेकिन राष्ट्रपति जो है पार्डन भी कर सकता है। ये बस फैक्ट, इससे राज्यपाल और राष्ट्रपति से न्यायिक शक्तियों में ये याद रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद अगर विवेकाधीन शक्तियों की बात करें राज्यपाल की, तो सिंपली विवेकाधीन शक्तियां आपने समझ गए होंगे नाम ही से, कि अगर कहीं स्पष्ट बहुमत नहीं है राज्य विधानसभा में किसी भी दल को, तो ऐसे में राज्यपाल की भूमिका अहम हो जाती है। फिर उसके बाद राज्यपाल द्वारा ही कंसीडर किया जा सकता है कि कौन सा दल जो है सरकार बनाने के लिए जो है कैपेबल है, उसको जो है आमंत्रित करना, ठीक है। फिर उसके बाद 356 को लागू करने के लिए राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना, ठीक है। फिर किसी राष्ट्रपति के लिए कोई भी विधेयक को आरक्षित करना, ये सारी जो है विवेकाधीन शक्तियां आती है। इसमें जो है उसको मुख्यमंत्री की अनुशंसा की जरूरत या मुख्यमंत्री की सलाह की जरूरत नहीं होती है, ये खुद से अपने आप को ले सकता है, ठीक है। फिर इससे राज्यपाल से संबंधित इंपॉर्टेंट जो जजमेंट थे वो ऐसे ही आप बस नाम याद कर लिए। शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य, इसको पूरा देख लीजिएगा। इसका क्रक्स अभी आगे बता दें, नवाब रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर 2016, ठीक है। फिर रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ 2006 में आया था, ठीक है। फिर शमशेर सिंह और नवाब रेबिया, इन दोनों को जो एक साथ पढ़ने पर जो रिजल्ट आया वो सारा इसमें लिख दिया हमने, ठीक है। इन जो ऊपर सारे जजमेंट हैं इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में आए हैं,
इन सारे जजमेंट का क्रक्स वही है जो पुंछी कमीशन या सरकरिया कमीशन या एसआर बोम्मई जजमेंट में दिया गया था कि राज्यपाल की भूमिका किस तरीके से निष्पक्ष होनी चाहिए और उसकी जो है एक संवैधानिक जो गरिमा को बनाए रखते हुए किस तरीके से कार्य करना चाहिए, उसको जो है राज्य में मुख्यमंत्री की सलाह को मानना चाहिए और इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह एक तरह से काम नहीं करना चाहिए। उसको जो निर्वाचित होकर निर्वाचित सदस्य जैसे कि मुख्यमंत्री है उसकी सलाह को ध्यान में रखना चाहिए और उसका ही पालन करना चाहिए। और हमेशा जो है कभी भी कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर मतलब लीग से हट के जो कदम उठाए जाते हैं, जो राजनीतिक कदम होते हैं, उनसे बचना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद अगर अभी प्रासंगिकता की बात करें, अभी हाल ही में तो ये देखिए ये सारे स्टेट जो लिखे हैं वो ऐसे हैं जो केंद्र में सरकार अलग है और राज्य में यहाँ पर सरकार अलग है, जैसे केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब और अभी कर्नाटक। इन सब में राज्यपाल की भूमिका जो है और ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि ये जो हमारे एक तरह से फेडरल स्ट्रक्चर के लिए एक नजीर के रूप में काम करता है और आगे आने वाले टाइम के लिए जो आगे राज्यपाल हैं जो आएंगे, अपॉइंट होंगे, उनके लिए भी एक तरह से कहीं ना कहीं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। इसलिए राज्यपाल की भूमिका को एक जो है निश्चित मानदंड को पालन करना चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। यहाँ पर आप कंक्लूजन में जो इंपॉर्टेंट कमेटीज गठित की गई थी राज्यपाल की भूमिका से संबंधित या जो संघवाद के ढांचे की जो मूलभूत बुनियादी विशेषताएं, उनको जोड़कर आप राज्यपाल की भूमिका से रिलेटेड कंक्लूजन लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये हमारा 17 जून का प्रीलिम्स हो गया। अभी हम जल्दी 1-2 दिन में ही 18, 19, 20 का कर देंगे। फिर उसके बाद हम जो है अलाइनमेंट में आके डेली कोशिश करेंगे कि डेली लेक्चर जो है प्रीलिम्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर कर सकें।